तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका लाइट के एक और नए लेक्चर के अंदर, जो कि आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर आज हम रिफ्रैक्शन के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे रिफ्रैक्शन के कुछ फिनोमिनन और रिफ्रैक्शन के अंदर और कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि आज का हमारा टारगेट होगा, हम कवर करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, और रिफ्रैक्शन में हम फॉर्मूला एक अप्लाई करते हैं जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, हम स्नेल्स लॉ को भी यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो ये आज का हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है, और अभी तक अगर आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, जिसके अंदर हम रिफ्लेक्शन पूरा कवर कर चुके हैं, और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने रिफ्रैक्शन का एक बेसिक आइडिया लिया था, समझा था रिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर अभी तक कुछ सारे लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर पहले उस लेक्चर को अटेंड कीजिए, फिर आगे का आपको बहुत ही स्मूथली समझ आएगा। ऐसा नहीं कि अभी इसे अगर आप 20 से लेक्चर देख रहे हो समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा सा अगर स्मूथनेस के साथ अगर आपको लर्निंग अपनी करनी है तो आपको सारे लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर कोई नया चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर्स रिलेटेड क्लास 10th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, समझ आता है, आपके डाउट्स, आपके जो भी चैप्टर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, और ये रहे प्रीवियस लेक्चर के कुछ नोट्स जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आफ्टर द कंप्लीटिंग दिस होल चैप्टर। जैसे ही हमारा चैप्टर पूरा खत्म होता है तब आपको ये सारे के सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, और यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी मैंने आपको बोला था रीड करके आइएगा। आई होप आप लोग ने एक्टिविटी रीड की होगी। ठीक है, तो आप समझते हैं इस एक्टिविटी में कहना क्या चाहता है। इस एक्टिविटी में बोल रहा है कि आपको एक फिक्स्ड वाइस पेपर लेना है। ठीक है, फिक्स्ड अ सीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड। एक वाइट पेपर को आपको फिक्स करना है ड्राइंग बोर्ड के ऊपर यूजिंग आर ड्राइंग पेन। ड्राइंग पेन्स आते हैं साइड में, आप ऐसे लगाकर उसको स्टिक कर दो। ठीक है, एक वाइट पेपर को क्या करना है, स्टिक करना है। तो ये वाइट पेपर को आप अपने ड्राइंग बोर्ड पे स्टिक कर देंगे ऐसे। और क्या बोल रहा है कि प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को आपको लेना है। ओवर द सीट इन द मिडल ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विद पेंसिल। ठीक है, आउटलाइन ड्रॉ करना है ग्लास स्लैब का, ठीक है, पेंसिल से, और उसको ABCD नाम दे देना है। ठीक है भाई, आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद आपको ABCD नाम देना है। टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स, 4 आइडेंटिकल पिन्स लेना है। से E and F vertically such that the line joining the pins is inclined to the edge of AB। तो E और F आपको यहाँ पे कहीं इसको पिन करना है जहाँ पर आपको ये जो एज मिले वो AB के इंक्लाइंड हो। ठीक है, इंक्लाइंड हो, इस तरीके से आपको ऐसे पॉइंट लगाना है। ओके, लुक एट द इमेज ऑफ द पिन्स E and F through the opposite edges fixed to other pins say G or H such that these pins and the image of E and F lies on a straight line। देखो बहुत ही घुमा फिरा के बातें की जा रही है एक्टिविटी के अंदर। सिंपल सी आपको ये बातें बोल रहा है कि आपको E और F पिन को मान लो मैंने ऐसे लगाया है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, G और H पिन को ऐसे लगाना है कि ये चारों के चारों पिन E, F, G, H आपका एक स्ट्रेट लाइन में आए। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, रिमूव द पिन्स एंड द स्लैब। अब ग्लास स्लैब और आपको पिन को रिमूव करना है। जॉइन द पोजिशन ऑफ टिप of the pins E, F and produce the line up to AB। ठीक है, let E, F meet AB at O। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाना है। ठीक है, तो ये अगर हम पॉसिबली बोले कि AB लाइन को कट कर रहा है तो हमारा इस हिसाब से जो पिन्स हैं वो इस हिसाब से इस स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। E, F की लाइन जो मीट कर रही है AB को एक O पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे मीट कर रही है। सिमिलरली जॉइन द पोजीशन ऑफ द टिप ऑफ द G और H पिन, प्रोड्यूस इट अप टू द एज ऑफ द CD। लेट GH मीट द CD एट O पॉइंट। ठीक है, O डैश पे कहीं मीट कर रही है। अब ये ज्वाइन करना है आपको, O से O डैश ज्वाइन करना है। ऑल्सो प्रोड्यूस EF F to P एज सोन बाय द डॉटेड लाइन इन फिगर 9.10। अब फिगर पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें एक बात यहाँ पे समझ नहीं आ रही। देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आपका फिगर यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिविटी से देखकर हमें कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि एक्टिविटी की वर्डिंग ही उस तरीके से लिखी गई है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर अच्छे समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जो हमें मिला है।
ठीक है। चलिए, तो डायग्राम में आपको यहाँ पर पिन देखिए, यहाँ पर बाहर लगाया गया इस तरीके से डॉट बनाया गया ई एफ। तो मैं बोलूँगा ई एफ हमारा इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट रे है। क्या है हमारा? ये इंसिडेंट रे है। और ये जो आपका ए बी सी डी है, ये आपका ग्लास स्लैब रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट्स रिप्रेजेंट ग्लास स्लैब। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमेना चल रहा है। ग्लास स्लैब के अंदर लाइट गई, अब बाहर मीडियम है एयर, अंदर मीडियम है ग्लास। प्रीवियस लेक्चर के अंदर ध्यान कीजिए, मैंने बताया था कि जब भी आपका मीडियम चेंज होगा तो आपका लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज होगा। क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होना चाहिए था एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए था, बट ये हल्का सा अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। अब जब बेंड हुई तो ये ग्लास के अंदर ट्रेवल की लाइट, ठीक है। अब जब ये बाहर निकली, इमर्ज हुई बाहर, तो यहाँ पर क्या हुआ? फिर इसका मीडियम चेंज हुआ, अब ग्लास टू एयर हो गया। अब मीडियम क्या हुआ? ग्लास टू एयर। अब एयर कैसे ट्रेवल कर रहा है? ग्लास से बाहर एयर की तरफ आ रहा है। अब ये क्या करेगा? ये जाएगा, अब ये कहाँ जाएगा? इसको ऐसे जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा। अब ये हल्का सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बाहर निकल गई, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो रहा था। यहाँ पर इसी चीज़ के बारे में उस एक्टिविटी में डिस्कस किया गया, पर वर्डिंग बहुत ही मतलब ऐसी वर्डिंग है कि एक बार में पढ़े समझ आएगा नहीं, ठीक है। नोट डेट द बोथ ऑफ द पॉइंट ओ, ये यहाँ पॉइंट ओ और ओ डैश लाइज ऑन द सरफेस सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब ये जो ओ पॉइंट है, ये दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, उस लाइन पे है, उस लाइन के ऊपर है जिस लाइन पे ये दो पॉइंट को क्या कर रहा है? दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दो मीडियम को यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। वन इज एयर, वन इज ग्लास, ठीक है। बात समझ आई इतनी? आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन एन एन, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, सिंपल सी बात है, दोनों तरफ एक एम और एम डैश, एक एन और एन डैश करके यहाँ पर आपको दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है, एक ए बी पे की गई है, एक सी डी पे की गई है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल। अब लाइट रे एट पॉइंट ओ हैज़ एंटर्ड, यहाँ पे लाइट रे एंटर्ड की फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम है ये आपका, रेयरर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर गई, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास गया। यहाँ पर आपको देखना है, ऐसा मैंने लिख दिया है कि आपका यहाँ पे लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है। जैसे ही ओ डैश से लाइट बाहर निकली, ग्लास टू एयर गई, तो यहाँ पे डेंसर टू मीडियम, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम लाइट चली गई और लाइट हल्का सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द बोथ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी एंड सी डी। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है और यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, थोड़ा सा मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है, इन दोनों में कुछ हमारा एक रिलेशन बनता है, ठीक है। अ रे ई ओ इज ऑब्लिकली, अ रे ई ओ इज ऑब्लिकली इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ए बी। अब ये इंसिडेंट रे आपका ऑब्लिकली आई है, इंसिडेंट रे बोला गया, और रिफ्लेक्टेड रे ओ एच, ओ डैश एच इज़ द इमर्जेंट रे, ये आपकी इमर्जेंट रे है, ठीक है। इसको हम रिफ्रैक्टेड रे नहीं बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे ये है, ध्यान रखिएगा, वर्डिंग का ध्यान रखिएगा। ग्लास लैब में ये आपके कुछ वर्डिंग्स है जिसको आपको ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे आया और जो ग्लास स्लैब के अंदर जो रिफ्रैक्शन हुआ वो हमारा रिफ्रैक्टेड रे कहलाएगा। अब जब वो डेंसर से रेयर गया, लाइट रे बाहर निकली ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ से, तो यहाँ पर क्या हुआ? वो इमर्ज हुआ, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे, ये हुआ। यू मे ऑब्जर्व दैट द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। अब आप ये देखोगे कि जो इमर्जेंट रे है और जो हमारा इंसिडेंट रे जो एक्चुअल जाना चाहिए जिस पाथ पे, एक्चुअल पाथ पे जिस पाथ पे जाना चाहिए था इंसिडेंट रे को, वो और इमर्जेंट रे जो निकली हमारी, वो आपस में क्या है? पैरेलल है। अब ये होता कैसे है और क्यों होता है? वाई डज इट हैपन सो? द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल सरफेस ए बी एंड सी डी ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारा जो ए बी और सी डी है ये एक पैरेलल है, ये आपस में पैरेलल है और इक्वल है, ठीक है। द रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, हाउएवर द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड स्लाइटली। थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। यहाँ पर जो कि हमारा इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो शिफ्ट हुआ है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये उसी शिफ्ट की बात कर रहा है। किस शिफ्ट की बात कर रहा है? ये लेटरल शिफ्ट की बात कर रहा है, लेटरल शिफ्ट की बात कर रहा है कि यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे शिफ्टिंग हुआ है। इसीलिए हमें जब भी हम ग्लास स्लैब से कोई चीज़ देखते हैं तो हमें थोड़ी टेढ़ी दिखती है,
व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम। अगर हम नॉर्मली डाल दें किसी भी लाइट को, अगर हम नॉर्मली डालेंगे तो वो एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगी, एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगी नॉर्मली अगर हम डालें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में ये चीज़ वैलिड होती है कि अगर हम नॉर्मली किसी रे को डालते हैं, लाइट रे को डालते हैं, वो एकदम स्ट्रेट पास हो जाएगी। नाउ यू आर फेमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम लोग फेमिलियर हो चुके हैं, हम लोग ने जान पहचान कर ली, रिफ्लेक्शन के साथ दोस्ती कर ली है। अब रिफ्लेक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट हैज़ इट एंटर्स फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। अभी हम लोग ने देखा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर लाइट का डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चेंज हो रहा है, चेंजेस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अब हम समझेंगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के साथ साथ उसका लाइट का स्पीड भी चेंज हो रहा है, जैसे कि हम एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट को लेके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके द्वारा हम ये कंक्लूड कर सकते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को। इसे ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही हमारा स्नेल्स लॉ कहलाता है, जिसके अंदर पहला जो लॉ बोलता है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह ही है, जहाँ पर हम लोग बोलते थे कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों एक लाइन पे एक प्लेन पे आ रहे हैं। अब बस यहाँ पर वर्डिंग थोड़ा चेंज हो गया है, हम लोग ने बोला कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, यहाँ तक कॉमन था, ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में बनने वाले इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और नॉर्मल, ये तीनों आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे, ये तीनों आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। इतनी बात यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, ये आपका है हमारा फॉर्मूला बनता है जब हम दो मीडियम से हम लाइट रे को पास कराते हैं, दो डिफरेंट मीडियम से हम लाइट रे को पास कराते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल का रेशियो, इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो, ठीक है, साइन का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, इट्स कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी कांस्टेंट को, ठीक है, यही जो कांस्टेंट निकल के आता है ये बनता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कांस्टेंट हमारा बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या भैया, वो समझाइए। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग लेते हैं ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम, ठीक है, सेकेंड मीडियम अपॉन फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में हम लेते हैं, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे पढ़ोगे इसको, इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वन, लिख देता हूँ मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वन, ठीक है, बढ़िया। आ जाओ, थोड़ा सा पहले मैं आइडिया देता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से समझ सकते हो, टेंडेंसी या एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू चेंज द speed of light, to change the speed of light and its direction, ठीक है, कि उसके पास एबिलिटी है, मीडियम के पास एबिलिटी है, उस मीडियम की एबिलिटी है कि वो लाइट के स्पीड को चेंज कर सकता है और उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये मैंने अपना एक डेफिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे अभी मैं पढ़ूंगा, बुक की जो लैंग्वेज लिखी उसको पढ़ूंगा, तब समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। बातें समझ आ ही रही होंगी, दिख ही रहा होगा कि एक मीडियम के अंदर लाइट जाने के बाद दो चीज़ें हो रही है ना, कि उसका एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है और लाइट का स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जो मैंने दी है, ठीक है, तो इस डेफिनेशन का मतलब हम देखेंगे अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। उससे पहले हम जो फॉर्मूला लिखा था, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की जगह मैं क्या लिखूँगा, N2 अपॉन N1। देखो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट अगर मैं प्रेफर करूं तो आपको ये इस तरीके से लिखना चाहिए, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर, ठीक है। N से आपको समझ आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इग्नोर कर रहा है, ठीक है, और ये कोई एक नंबर हो सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है मीडियम का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस हिसाब से उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। ये आपको गिवन रहती है बुक के अंदर। एयर का हमेशा 1 रहता है,
ठीक है, एयर का 1 रहता है, बाकी अलग अलग वैल्यू अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और हाँ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल किस चीज़ का बना है। मटेरियल ग्लास है, मटेरियल मान लीजिए ट्रांसपेरेंट मीडियम में मान लीजिए डायमंड है, या फिर केरोसिन है। तो मटेरियल पे डिपेंड करता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, बाकी साइज़ लेंथ से कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आप बोल सकते हो। ठीक है, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पर इंसिडेंट रे आ रही है। ठीक है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे वाला। ठीक है, और N2 आपका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे निकल रही है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम ये लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का फिनोमेना थोड़ा समझ आया होगा और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की फीलिंग आई होगी। और हाँ, ये ध्यान रखना जो एंगल है आपका वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री से बढ़ा दोगे तो वो आपका देखा जाए तो वहाँ पर आपका आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, नॉर्मल है, 90 डिग्री बढ़ाओगे तो इधर से हम एंगल ले लेंगे। ठीक है, तो हमेशा वो 90 to 0 के बीच में लाई करेगा इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल आपका 90 और 0 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका यहाँ पे सारी बातें हो गई। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आगे चर्चा और बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।